आज का अपना चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा समझने से पहले अपने को आवेश के बारे में समझना जरूरी है। आवेश जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं चार्ज। आवेश की यदि मैं बात करूं तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। एक यदि मैं बात करूं धनावेश और दूसरा आपके पास होता है ऋणावेश। इनके बारे में सबसे पहले जो बताने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन सर्वप्रथम इस आवेश के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश जिसे अपन पॉजिटिव कहते हैं, और दूसरा होता है ऋणावेश जिसे अपन क्या कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं। इस प्रकार से ये आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब आते हैं अपन अपने मेन टॉपिक में, जिसका नाम क्या है? विद्युत धारा। क्या नाम है दोस्तों? विद्युत धारा। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा बताने से पहले मैंने आपको आवेश के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि विद्युत धारा जो बनती है वो किससे बनती है? वो इन्हीं आवेशों से बनती है। विद्युत धारा की यदि मैं बात करूं, इसकी परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा होती है एकांक समय में आवेशों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। दूसरी इसके मैं परिभाषा की बात करूं, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, परिभाषा अपन किसकी पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा की। किसकी पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा की, जिसे अपन किससे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे एकांक समय में आवेशों की संख्या, मान लेते हैं यहां पर आवेशों की संख्या कितनी है? क्यों है? और समय आपको दिया हुआ है t। अर्थात परिभाषा आपके पास थी एकांक समय में आवेशों की संख्या ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। यहां पर आपको t का मान दे दिया 1 सेकंड। कितना दे दिया? 1 सेकंड। क्यों? क्योंकि आपको देखो परिभाषा में यहाँ पे दिया हुआ है एकांक समय, अर्थात समय मेरे पास कितना हो गया? 1 हो गया। जैसे ही यहाँ पर समय 1 हो जाता है तो I का मान किसके बराबर हो जाता है? इन आवेशों की संख्या के बराबर हो जाता है। और परिभाषा किसकी बन जाती है? विद्युत धारा की। दूसरी में इसकी परिभाषा की बात करूं तो दूसरी इसकी परिभाषा बनती है आवेशों के प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर, यहां पर आपके पास आवेश क्या है? क्यों है? और प्रवाह की दर मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जहां पर भी दर लिखा हुआ कोई शब्द आ जाता है इसका मतलब होता है कि बट्टे में क्या लग रहा है? समय लग रहा है। और परिभाषा ये किसकी बन जाती है? तो अपन कह सकते हैं कि परिभाषा बन जाती है ये विद्युत धारा।
इस प्रकार से इस विद्युत धारा की परिभाषा क्या बन जाती है, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। देखिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। वो क्या ध्यान में रखनी है, विद्युत धारा का जो मान होता है यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। कहां पर जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ये बात आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है कि विद्युत धारा जो होती है इसका मान उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। दूसरी आपको ध्यान में ये रखनी है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलता है। अर्थात विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रवाह करती है। अर्थात दूसरा इसका बिंदु क्या बन जाएगा, विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर चलती है। सिरे की ओर चलती है या प्रवाहित होती है, की ओर प्रवाहित होती है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज में यदि आपको और बताऊं, विद्युत धारा के प्रवाह और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत से मतलब यदि विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवाह जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह इस विद्युत धारा के विपरीत दिशा की ओर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। अर्थात दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसके विपरीत अर्थात ऋणात्मक से धनात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होता है। ये दोस्तों आपको इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ध्यान में रखना है। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत धारा के विपरीत होने के कारण ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होता है। आगे अपन बात करें विद्युत धारा का मात्रक। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का जो मात्रक है, अपन ने विद्युत धारा की परिभाषा क्या पढ़ी, I बराबर Q बटे। यदि अपन इसके मात्रक की मैं बात करूं तो Q का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश, क्या हो जाएगा, कूलाम।
और समय का मात्रक अपन जानते हैं क्या होता है, सेकंड। अर्थात विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम प्रति सेकंड, या अपन कह सकते हैं कूलाम बटे सेकंड। लेकिन इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, एम्पियर थे। अर्थात अपन कह सकते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। इस विद्युत धारा को मापने के लिए, इस विद्युत धारा को मापने के लिए मापन के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि विद्युत धारा का मापन कौन सा यंत्र करता है, तो देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का जो मापन है वो कौन करता है, एमीटर करता है। विद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एमीटर के लिए जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, इस एमीटर के लिए जो साइन काम में लिया जाता है वो इस प्रकार से, एक धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा। ये होता है एमीटर का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जिसे अपन कहते हैं। तो विद्युत धारा के मापन के लिए किसका उपयोग करेंगे अपन, एमीटर का। और इस एमीटर का चिन्ह कैसा होता है, ये होता है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में एमीटर का उपयोग श्रेणी क्रम में किया जाता है। श्रेणी क्रम में किया जाता है। दोस्तों, इसमें भी आपको बहुत बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि एमीटर विद्युत परिपथ में किस श्रेणी में लगा हुआ होता है, और ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि एमीटर विद्युत परिपथ के कौन से संयोजन क्रम में लगता है, तो आप बता सकते हो कौन से क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम संयोजन। आगे आपके पास एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आ सकता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। विद्युत धारा से संबंधित देखिए दोस्तों, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। पहली यहाँ पे आ जाती है, सबसे पहले अपन बात करें कि आवेश जो होते हैं इनके बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इन आवेश के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक आपके पास थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया कि आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश।
इससे संबंधित एक परिभाषा आती है जो अपना टॉपिक भी है, विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए दो परिभाषा मैंने आपको बताई। पहली परिभाषा होती है आवेशों के प्रवाह की दर को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत धारा बोलते हैं। दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई कि एकांक समय में आवेशों की संख्या ही क्या कहलाती है। तो आप कह सकते हो कि एकांक समय में आवेशों की संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। यहां पर अपन ने देखा I बराबर Q बटे टी, टी का मान मैंने 1 मान लिया, अर्थात विद्युत धारा का मान किसके बराबर हो गया, आवेशों के बराबर हो गया। दूसरी परिभाषा आवेशों के प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कह रहे हैं, अर्थात I बराबर क्या हो गया, Q बटे टी हो गया। इसके आगे आपको ध्यान में रखना है इस विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। आपको पहला तो ये ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा जो होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर जाता है। इसी प्रकार यदि आपको इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बारे में पूछ लिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसके विपरीत होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो हो जाएगा ऋणात्मक से धनात्मक सिरे की ओर। विद्युत धारा के यदि मात्रक की मैं बात करूं तो अपन ने अभी पढ़ा था I बराबर Q बटे टी। Q का मात्रक अपन जानते कूलाम होता है और समय का मात्रक जानते हैं सेकंड होता है। इस प्रकार से इस विद्युत धारा का मात्रक क्या बन जाता है, कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। मैंने आपको दोस्तों बता दिया है कि भौतिक विज्ञान में जो वैज्ञानिक जिसकी खोज करता है उसे ही इसका ऐसा ही मात्रक कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इस विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाता है दोस्तों, एम्पियर हो जाता है। इस विद्युत धारा के मापन के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एमीटर बोलते हैं। और ये इसका क्या हो जाता है, प्रतीक चिन्ह हो जाता है जिसे ए से लिखा जाता है। विद्युत परिपथ में इस एमीटर का उपयोग श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में लगाया जाता है दोस्तों, श्रेणी क्रम। और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। आगे देखिए दोस्तों अपन ने देखा I बराबर Q बटे टी। यहां से इस I का जो मात्रक है वो अपन पढ़ रहे हैं क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। यदि अपन बात करें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 1 एम्पियर अपन किसे कहेंगे, तो देखिए दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि मैं यहां पर इस Q का मान 1 कूलाम मान लूं, इस Q का मान कितना मान लिया मैंने, 1 कूलाम मान लिया। और इसी प्रकार T बराबर 1 सेकंड मान लूं, T का मान कितना मान लिया मैंने, 1 सेकंड मान लिया। तो बताइए दोस्तों यहां से I का मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे 1 बटे 1, अर्थात I का मान कितना आ गया, 1। और इस I को अपन माप रहे हैं किसमें, एम्पियर में, अर्थात I का मान कितना आ जाता है, 1 एम्पियर। इस I का मान कितना आ गया आपके पास, 1 एम्पियर। परिभाषा आपके पास क्या बन जाती है, यदि Q बराबर 1 आवेश मान लिया जाए तथा T बराबर 1 सेकंड मान लिया जाए तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, 1 एम्पियर कहलाता है। यहां से मैंने Q का मान 1 मान लिया, T का मान 1 मान लिया, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना बच गया दोस्तों, 1 एम्पियर बच जाता है। कितना बच जाता है, 1 एम्पियर बच जाता है। यहां से दोस्तों आपको एक चीज और देखने को मिलती है, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत में
आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से अपन जानते हैं आवेश का क्वांटीकरण जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है। आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत होता है वो बराबर होता है Q बराबर प्लस माइनस n। क्या होता है दोस्तों, Q बराबर प्लस माइनस NE। यहां पर n का जो मान है इसे अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या कह सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E का जो मान होता है इसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यदि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार से, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा क्या है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, आपको इसमें दिया हुआ क्या है, अपन कह देंगे आपको दिया हुआ है एक कूलाम आवेश। इसका मतलब मेरे पास Q का मान कितना आ गया भाई, एक कूलाम आ गया। कुल संख्या पूछा है। अभी अपन देख रहे थे कि यहां पर n बराबर क्या होती है, संख्या होती है। इसका मतलब इसमें आपको n का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। n का मान क्या हो रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत में अपन ने क्या देखा, Q बराबर प्लस माइनस NE। कितना होता है दोस्तों, Q बराबर प्लस माइनस NE। इस Q का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, एक कूलाम। अपने यहां पर लिख देंगे एक कूलाम बराबर, यहां पर जो प्लस और माइनस का चिन्ह काम में लिया जाता है वो केवल और केवल आवेश के लिए ज्ञात किया जा सकता है कि अपन जो काम में ले रहे हैं वो धनावेश काम में ले रहे हैं या अपन जो काम में ले रहे हैं वो ऋणावेश काम में ले रहे हैं। यहां पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या निकालते हैं तो अपने को यहां पे n का मान निकालना है, ये E भाग में आ जाएगा और मान क्या बच जाएगा आपके पास, n बराबर एक कूलाम। देखिए दोस्तों, यहां पर E जो है मैंने आपको बता दिया कि E होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। कितना होता है दोस्तों, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। ये मान मैंने कहाँ पे लिख दिया, इस E के जगह लिख दिया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस की 19 कूलाम लिख दिया। इस कूलाम से कूलाम कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि अपने को पता है कि किसी भी संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। यहां पर जब दोनों मात्रक कट जाएंगे तो इसके लिए कोई मात्रक नहीं बचेगा, अर्थात अपन कह सकते हैं कि संख्या का किसी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता है। अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/1.6 गुणा, ये 10 की घात माइनस के ऊपर आएगी तो किसकी हो जाएगी दोस्तों, प्लस की हो जाएगी। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो n गुणा 100 गुणा 10 की घात 17 और बट्टे 1.6। दशमलव को अपन हटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, 100 गुणा 10 की घात 18 और बट्टे 16। दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो क्या हो जाएगी, ऊपर बढ़ जाती है। 4 से काट लेंगे 4 चौके 16, 4 से काट लेंगे 25 चौके 100 और मान आपके पास आ जाएगा यहाँ पे n बराबर 6.25 गुणा 10 की घात 18।
तो देखिए दोस्तों, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? तो देख सकते हैं एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है? 6.25 गुणा 10⁻18। ये किसका मान आ जाता है? ये आ जाता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का मान आ जाता है। ये किसका मान आ जाता है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का मान आ जाता है। यहाँ पर अपन किसके बारे में बात कर रहे थे? इस 1 एम्पियर के बारे में। इस 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो गई थी कि यदि एक कूलाम आवेश में 1 सेकंड का समय लगता है, यदि एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी आ जाती है? 1 एम्पियर आ जाती है। और यहां अपन बात कर रहे हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से अपन जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। और यहाँ पे अपन देख चुके हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 6.25 गुणा 10⁻18। ये किसका मान आ जाता है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का मान आ जाता है। आगे अपन बात करते हैं विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र के। देखिए दोस्तों, अपन मान लेते हैं कि एक आवेश आपके पास Q है। अपन मान लेते हैं कि एक आवेश आपके पास Q है और इस Q आवेश का ये एक क्षेत्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? क्षेत्र दिया हुआ है। यदि इस क्षेत्र में मैं बाहर से कोई दूसरा आवेश Q2, ये मान लेते हैं Q1 है, इस क्षेत्र में अपन बाहर से कोई दूसरा आवेश Q2 उठा करके ले आते हैं तो ये वाला आवेश इस पर एक बल आरोपित करता है। क्या आरोपित करता है दोस्तों? बल आरोपित करता है। और इसके क्षेत्र के मान को अपन क्या बोल देते हैं? विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों? विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो होता है E बराबर F/Q। कितना होता है? E बराबर F/Q। इसे बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए दोस्तों, यहां से आप 4-5 प्रश्न कवर कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत जो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा तो हो गई कि किसी भी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि इस विद्युत क्षेत्र में कोई अन्यत्र स्थान का आवेश ला करके रख दिया जाता है तो यह इस पर एक बल आरोपित करता है, जिसे अपन क्या बोलते थे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते थे। यदि मैं बात करूं इसके मात्रक की, किसकी बात करूं? मात्रक की। तो देखिए दोस्तों, इसके मात्रक ज्ञात करने के लिए मुझे पता है इसका मात्रक क्या होता है, तो आपका न्यूटन होता है। क्योंकि यदि मैं मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। और इस प्रकार से यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के बारे में मैं बात करूं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन बटे कूलाम।
क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन बटे कूलम। यहां से एक चीज और देखने को मिल रही है कि जो बल होता है वो कैसी राशि होती है दोस्तों, सदिश राशि होती है। और सदिश राशि होने के और सदिश राशि होने के कारण अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये भी एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है दोस्तों, सदिश राशि होती है। तो आपको यहां पे ध्यान में ये रखना है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वह एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम। और परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, यहां से यदि मैं Q का मान 1 कूलम रख लेता हूं तो अपन कहते हैं एकांक आवेश में लगने वाला बल ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। परिभाषा क्या बन जाएगी, एकांक आवेश पर लगने वाले बल के मान को क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसमें दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं भी कहा जा सकता है। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं भी कह सकते हैं। इनके कुछ गुणधर्म होते हैं और इन गुणधर्मों को आपको ध्यान में रखना होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से आता है और आपको कथन के रूप में दे देते हैं कि निम्न में से विद्युत बल रेखाओं से संबंधित असत्य कथन है। उसमें 3 कथन आपको सत्य मिल जाते हैं और एक कथन आपको असत्य मिलता है जो आपको छांटना होता है। देखिए दोस्तों, पहले यदि मैं इसके गुणधर्म की बात करूं तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं कह दो या क्षेत्र रेखाएं कह दो, एक काल्पनिक वक्र होता है। एक काल्पनिक वक्र रेखाएं होती है। विद्युत बल रेखाएं होती है, ये एक काल्पनिक वक्र होती है। दूसरे में बात करूं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। कभी काटते नहीं है। विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को कभी भी
काटती नहीं है। तीसरा आ जाता है विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप का मतलब होता है कि एक बंद आकृति नहीं बनाती है, हमेशा क्या रहती है, खुली रहती है। चौथा आ जाता है विद्युत बल रेखाओं में समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है। यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक आवेश धनात्मक और यदि इस आवेश के पास में कोई दूसरा आवेश धनात्मक में लेकर के आता हूं, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगता है उस बल के मान को अपन क्या बोलते हैं, उस बल के मान को अपन बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। देखिए दोस्तों, विद्युत बल रेखाओं में समान आवेशों के बीच, समान का मतलब है कि ये भी आपके पास धनात्मक है और ये भी आपके पास कैसा है, धनात्मक है, और दोनों समान होने के बीच जो बल लगता है उस बल के मान को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। यदि यहां पर आपके पास हो धनात्मक और इसके पास में मैं लेके आ रहा हूं ऋणात्मक, अर्थात अब की बार आपके पास आवेश कैसे हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं, और असमान होने के साथ ही इन दोनों के मध्य कौन सा बल लग जाता है, आकर्षण बल लग जाता है। कौन सा बल लग जाता है दोस्तों, आकर्षण बल लगने लगता है। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो है एक काल्पनिक वक्र बनाती है, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, बंद लूप बंद आकृति नहीं बनाती है, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल का अनुभव तथा असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल का अनुभव होता है। आगे अपन बात करें तो देखिए दोस्तों, यहां पे पांचवा जो गुणधर्म आता है वह गुणधर्म क्या होता है कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से चलकर ऋणात्मक पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहां पे आपके पास एक आवेश दिया हुआ है प्लस, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से चलकर, इसका मतलब यहां से ये चलना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, अर्थात यहां से धनात्मक बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है।
और यदि मैं बात करूं ऋणात्मक आवेश की, तो यहां पर ऋणात्मक पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। मतलब ये प्लस से निकल करके कहां पे समाप्त होगी, ऋणात्मक। इसका मतलब यहां से जो धनात्मक चलती हुई यहां पे आ रही है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि यहां पे ये क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। यहां पे ये क्या कर रही है, प्रवेश। अर्थात ऋणात्मक आवेश में विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर, जबकि धनात्मक बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। ऋणात्मक आवेश पे विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही है, जबकि धनात्मक में कहां जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। एक और चित्र से अपन यदि समझे तो देखिए दोस्तों, ये आपके पास धनात्मक है और ये आपके पास ऋणात्मक है। अपन ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिया हुआ क्या है कि धनात्मक से तो चलना प्रारंभ होती है और खत्म कहाँ पे हो जाती है दोस्तों, ऋणात्मक पर खत्म हो जाती है। इस प्रकार से अब इसमें अंदर आएगी तो इधर से भी आ सकती है, और इसमें बाहर निकल रही है तो ये इधर भी बाहर निकल सकती है। और इस प्रकार की जो ये आकृति बनती है, इसमें धनात्मक से बाहर की ओर, जबकि ऋणात्मक में अंदर की ओर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती है। तो ये अपना आज का विद्युत बल रेखाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे अपन बात करें विभव व विभवांतर। विभव व विभवांतर, देखिए दोस्तों, यहां पे शब्द लिखा हुआ है, ये क्या है, विभव, और यहां पर क्या है, विभवांतर। अर्थात यदि मैं इसे तोड़ करके लिखूं तो मैं कह सकता हूं विभव का अंतर। इसका मतलब विभव का अंतर कब होगा, जब मेरे पास दो विभव का मान दिया हुआ होगा। एक विभव वी ए है, अर्थात ए वाले बिंदु पर विभव का मान, और दूसरा विभव मेरे पास बी है, अर्थात बी वाले बिंदु पर विभव का मान, और इन दोनों के अंतर को अपन क्या बोलते हैं, विभवांतर। क्या बोलते हैं दोस्तों, विभवांतर। विभवांतर भी एक प्रकार का विभव ही होता है। इस विभव के मान में से इस विभव के मान को घटाएंगे तो प्राप्त होने वाला मान भी विभव का ही आएगा। अर्थात विभवांतर भी क्या होता है, विभव ही होता है। सबसे पहले मैं बात करूं विभव की परिभाषा। किसी आवेश के कारण, यहां पर एक आवेश है, ये क्यों, इस आवेश का ये एक अपना क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के बाहर वाला सारा का सारा क्या कहलाएगा, बिंदु अनंत। क्या कहलाता है दोस्तों, अनंत। इस अनंत से कोई बिंदु यहां पर, कोई आवेश, सॉरी, इस अनंत से कोई आवेश ला करके यदि इस विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विभव कहलाता है। अर्थात अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। और यदि मान लेते हैं कि एक दूसरा आवेश आपके पास क्यू ए यहां पर है, और इसको यहां से उठा करके मैं यहां पे ले आता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले भी एक विद्युत क्षेत्र में था और अब भी विद्युत क्षेत्र में है, अनंत में तो नहीं है, क्योंकि अनंत का क्षेत्र तो इसका बाहर का क्षेत्र कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, विभवांतर की।
इस विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक स्थान से किसी आवेश को दूसरे स्थान तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा दोस्तों? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी? अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव। और विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है दोस्तों? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अब यदि अपन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं तो देखिए दोस्तों, मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाती है। इस विभव को V से लिखा जाता है। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? विभव बराबर अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य। अर्थात अपन क्या कर रहे हैं? इसमें कार्य कर रहे हैं। और कार्य किसका कर रहे हैं? आवेश को लेकर आने में। अर्थात बटे में क्या आ जाएगा? आवेश। मान क्या हो जाएगा? कार्य को अपन जूल में मापते हैं और आवेश को किस में मापते हैं? कूलाम में। अर्थात विभव का मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों? जूल प्रति कूलाम। विभव और विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों? जूल प्रति कूलाम। अपन जानते हैं कि कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए विभव भी एक कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। कैसी राशि हो जाएगी दोस्तों? अदिश राशि। अन्य की बात करें तो इस विभव के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था वोल्टा। और इसीलिए इस विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? वोल्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक इसका क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ये इसका क्या हो जाता है? प्रतीक चिन्ह। क्या हो जाता है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह हो जाता है। विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है।
वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विभव को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ये जो वोल्ट मीटर होता है, ये जो वोल्ट मीटर होता है, यह विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगाया जाता है। लगाया जाता है। तो देखना दोस्तों, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, जबकि एमीटर की अपन बात कर रहे थे वो था श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्ट मीटर का उपयोग, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि एमीटर की अपन बात कर रहे थे, तो एमीटर, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध तो शून्य होता है, जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध आता है वो कितना हो जाता है? अनंत होता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। धारा के मापन के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि विभव के मान के मापन के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है।